मुझे लगता है कि हम सब की ज़िंदगी में एक किराए का घर ज़रूर होता है जहाँ हमारी अनगिनत यादें जुड़ी होती हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और पंकज जीना पॉडकास्ट शुरू हो गया है। कैसे हैं आप? ज़िंदगी में सब ठीक ठाक है? कोई गम परेशानी तो भूल जाइए मेरी जान, क्योंकि पंकज जीना पॉडकास्ट की महफिल शुरू हो गई है। आज की इस महफिल में हम बात करने वाले हैं मकान मालिक और किराएदारों की ज़िंदगी के बारे में। मुझे ना एक गीत याद आ रहा है जिसमें कहा गया है कि ज़िंदगी एक किराए का घर है, छोड़कर एक दिन इसे जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ गाना है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से ज़िंदगी एक किराए का घर है, हमारी ज़िंदगी भी तो किराए के घरों में हर रोज़ गुजरती है। जब कभी कोई किसी शहर से दूसरे शहर में जाता है, वो चाहे किराए के होटल में रहे, चाहे वो किराए के एक मकान में, वो अपने साथ उस जगह की कुछ यादें तो ज़रूर बटोर के लाता है। तो मेरी ज़िंदगी जो रही मुसाफिरों वाली रही। कभी बनारस, कभी कानपुर, कभी लखनऊ, कभी बनारस के अलावा बाकी के शहर, पटना, देहरादून, दिल्ली। अभी ज़बान पे वो शहर भी याद नहीं आ रहे जहाँ जहाँ मेरी ज़िंदगी बीती। तो ऐसे ही एक शहर की एक खूबसूरत सी याद रही है जिसे आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। अक्सर मैंने कई लोगों से बात की है और समझा है कि कैसे मकान मालिक और किराएदारों का एक अलग सा रिश्ता होता है। न चाहते हुए भी हम एक परिवार बना लेते हैं और उस परिवार में हमारा एक दायित्व बन जाता है, हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है। तो आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसी लैंडलेडी की कहानी है जिसने अपनी ज़िंदगी में अपना अलग मुकाम बनाया सिर्फ किराए के घर को संभालते हुए। कैसे वो बिल्कुल अलग लोगों से दिखाई देने लगी, कैसे उसने अपनी एक अलग जगह बनाई, ये आज की कहानी में जिक्र है। तो चलिए आज के पॉडकास्ट को शुरू करते हैं जिसका नाम है रूबी लैंडलॉर्ड। रूबी कहने को ये सिर्फ एक नाम है, लेकिन मेरे मोहल्ले में नाम एक पहचान के रूप में जाना जाता है। जायसवाल परिवार की शान है रूबी। मेरी मुलाकात उनसे सबसे पहले साल 2019 में हुई थी। वो गर्मियों का महीना था। मेरी कंपनी ने मेरी पोस्टिंग इस शहर में करवा दी थी। मुझे एचआर की तरफ से एक हफ्ते के लिए होटल मिला हुआ था और मैनेजमेंट का ये मानना था कि अगर मैं एक हफ्ता किसी होटल में ठहरता हूँ तो मुझे घर तलाश करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। 6 दिन तो ऐसे ही निकल गए। 7वें दिन मुझे एहसास हुआ कि आज घर तलाश करना है, नहीं तो मैं शाम तक बेघर हो जाऊंगा। जब आपके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर होता है ना, तो आप उस काम को बड़ी जल्दी करते हैं और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। घर की तलाश शुरू हो गई। मैंने अपने ऑफिस के आसपास हर मोहल्ले के हर घर को तलाशा, लेकिन कहीं घर नहीं मिला। मुझे बस एक कमरे की ज़रूरत थी जो मुझे मेरा सामान रखने के लिए इजाज़त दे। इसके अलावा बैचलर लड़कों को और क्या ही ज़रूरत होती है। मैं जिस घर को देखता वो या तो मेरे बजट से बाहर होता या फिर मेरी पसंद के बाहर। अब समस्या ये थी कि मेरी कंपनी ने मुझे नौकरी तो दे दी, लेकिन पैसे इतने नहीं दिए थे कि मैं एक शानदार घर लेकर रह सकूं। खैर, मोहल्लों की बिल्डिंगों के भीतर झांकते हुए मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दी। उसके बाहर एक लोहे का बड़ा सा गेट लगा हुआ था और पूरी बिल्डिंग नीले रंग में रंगी हुई थी। मुझे लगा मकान मालिक ने किसी थीम के तहत बिल्डिंग को रंग दिया होगा। थोड़ी देर तक हम गेट के बाहर इंतज़ार करते रहे और इस वक्त मेरे साथ इसी शहर में मिला हुआ मेरा दोस्त चंद्रेश भी था। अब यह घर हमारी आखिरी उम्मीद था। अगर यहाँ घर पसंद नहीं आता या मकान मालिक मना कर देते तो शायद हमारा मनोबल टूट जाता। थोड़ी देर में घर की मकान मालकिन गेट के पास आई और कहा, घर देखने आए हो आप लोग? आओ अंदर आ जाओ। थोड़ी देर बाद हम वो कमरा देख रहे थे जहां हमें ठहरना था। आम कमरों की तरह वो एक ठीक ठाक कमरा था। मकान मालकिन ने बताया कि बिजली लगभग 24 घंटे आती है और पानी तो 24 घंटे रहता ही है, और किचन तुम इसी कमरे के अंदर बना सकते हो। पानी पीने के लिए 1-2 दिन मुझसे मांग लेना और उसके बाद इंतज़ाम कर लेना। बिजली, पानी और कमरे का किराया मिलाकर एक साथ पूरी पेमेंट करनी होगी। पहले महीने का किराया एडवांस देना होगा और रूम छोड़ने से कुछ दिन पहले हमको इन्फॉर्म करना होगा।
जब बात बन गई तो मैंने उनको कमरे की पेमेंट पकड़ा दी। उन्होंने मुझसे मेरा आधार कार्ड मांगा और पुलिस वेरिफिकेशन कराने को कहा। कागज़ों से रिलेटेड प्रोसेस हमने पूरी कर ली थी। मैं अधिकतर वक्त अपना ऑफिस में ही गुजार दिया करता था, इसीलिए घर मेरे लिए बस आराम करने की जगह थी। खाना ऑर्डर बाहर से ही होता था, एक एप्लीकेशन के ज़रिए। बाद में मैंने टिफ़िन लगा लिया। टिफ़िन वाले का खाना शुरुआत में बड़ा अच्छा आता था, बाद में उसके खाने में भी स्वाद जाता रहा। अब वो कभी रोटियों को कच्ची छोड़ देता था तो कभी सब्जियों को। कभी कभी मुझे नाश्ता देने के लिए मेरे लैंडलॉर्ड मेरे घर पर खाना भिजवा देते थे। मुझे अच्छा लगता था उनका इस तरह फिक्र करना। धीरे धीरे जब भी मुझे फुर्सत होती मैं उनसे बात करने चला जाता। बात करते हुए मुझे पता चला कि इस बड़ी सी बिल्डिंग का पूरा लेखा जोखा सिर्फ उन्हीं के जिम्मे है। उनके पति के जिम्मे दवा की दुकान है जो मेन मार्केट में है। और मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे लगा कि आसान नहीं होता अकेले हर किराएदार का हिसाब रखना, लेकिन उन्होंने अपनी डायरी में सबका हिसाब रखा हुआ था। जिंदगी के बदलते रंगों के साथ मैंने उनकी ज़िंदगी को उनसे बात करते हुए जाना। पता चला कि उनकी 2 जिम्मेदार बेटियां हैं और एक प्यारा सा बेटा। बेटियों के अंदर जिम्मेदारी माँ की वजह से ही आई थी। शायद उन्होंने तय किया होगा कि बेटियों को अगर समझदार बनाया जाए और जिम्मेदारी ओढ़नी सिखा दी जाए तो वो जिंदगी में कभी भी मुश्किलों से हारेंगी नहीं। उस पूरी बिल्डिंग का हिसाब अगर रूबी जी के हाथ में था तो उनकी मदद करने का जिम्मा उनकी बेटियों के हवाले था। उनके बेटे को संभालने का काम भी हमेशा माँ बेटियों ने ही किया था। उनका बेटा बचपन से ही एक रोग से लड़ाई लड़ रहा था और वो अपने बच्चे की हमेशा हिम्मत बनी रही। मैंने कई बार उनके चेहरे पर उदासी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने कभी इस बात पर अपना दुख दुनिया को नहीं दिखाया। एक दिन वो बहुत खुश थी। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बड़ी बेटी का सिलेक्शन डॉक्टरी में हो गया है। साथ ही ये बताते हुए वो उदास भी हो गई कि उनकी बेटी को अब देश को छोड़कर यूक्रेन जाना होगा। बेटी के यूक्रेन जाने के बाद अब वो उदास रहने लगी। अक्सर वो बताती थी कि कैसे उनकी बेटी विदेशों में संघर्ष कर रही है खाने और रहने को लेकर। कुछ बरस बहुत सही से बीते, लेकिन फिर रशिया और यूक्रेन के युद्ध की खबर आ गई। इस बार वो बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने अपनी बेटी की फिक्र में खाना पीना तक छोड़ दिया था। बहुत परेशान देखा था मैंने उन्हें। होता भी है, एक माँ जब अपनी बेटियों को अपनी जान समझ लेती है तो उसकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है जब उसके बच्चों पे ख़तरा आता है। लेकिन रूबी जी ने अपनी बेटियों को बहुत मजबूत बनाया था और यही वजह रही कि उनकी बेटी मुश्किल परिस्थितियों में भी हारी नहीं। जिस दिन उनकी बेटी हिंदुस्तान आ पहुंची उस दिन लंबे वक्त बाद उनके चेहरे पर सुकून देखा था मैंने। वो मेरे लिए मिठाई लेकर आई थी। आज तकरीबन 3 साल हो गए मैं इस जायसवाल परिवार का बहुत ज़रूरी हिस्सा हो गया हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये परिवार आसानी से एक साथ जुड़ा है और यहाँ किराएदारों को भी अगर घर जैसा लगता है तो उसके पीछे की सिर्फ एक वजह है, रूबी भाभी, जो बरगद के पेड़ की तरह पूरे परिवार को संभाले हुए है। तो उम्मीद है कि आपको आज का एक किस्सा पसंद आया होगा। पंकज जी ना पॉडकास्ट में हर रोज़ हम ऐसे ही किस्सों को लेकर के आते हैं जो आपकी मेरी ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं। तो अक्सर अपने आसपास ऐसे हज़ारों लोगों को हम देखते हैं जो किराए के घरों में रहते हैं। मैंने इस बीच में कई लोगों से जब बात की थी तो एक बात मेरे सामने आई थी जिसमें कई लोगों ने अपना एक्सपीरियंस बताया था कि कैसे जब वो शहर में आए तो महीनों उनको तलाश करना पड़ा अपना कमरा। जब वो कमरा तलाश करते थे तो लोग सिर्फ इसी वजह से उन्हें कमरा नहीं देना पसंद करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो स्टूडेंट है, जब वो कमाते नहीं हैं तो वो किराया वक्त पर कैसे देंगे। जब कभी किराएदार अपने घर की तलाश करते हैं तो हमेशा वो कुछ चीज़ों पे प्राथमिकता देते हैं कि जैसे उन्हें घर थोड़ा सस्ता मिल जाए, थोड़ी बहुत आज़ादी मिल जाए और अपने मन माफिक कुछ चीज़ें मिल जाए। किराएदारों को कई बार परेशान भी देखा है हमने अलग अलग शहरों में। कई बार लोग किराए का इंतज़ाम करते करते अपनी इच्छाओं को, अपने शौक़ को मार देते हैं। कॉलेज की तैयारी करने वाले और किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले
हर बच्चे को मालूम होता है कि उसके लिए किराए का कमरा क्या अहमियत रखता है। वहीं जब मैं मकान मालिकों के हिसाब से सोचता हूँ तो उनके लिए भी मुसीबत कम नहीं है। बड़ी मेहनतों से जब उन्होंने एक घर बनाया होता है तो वो उसका ख्याल अपने बच्चे की तरह रखते हैं। फिर एक रोज़ जब कभी कुछ किराएदार उनके पास आ जाते हैं तो उन किराएदारों के आने भर से उनको हर वक्त ये फिक्र लगी रहती है कि न जाने वो लोग कैसे होंगे, उनका व्यवहार कैसा होगा। तो कुल मिलाकर के दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने गुजरते रहते हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, मुझे लगता है कि यहाँ दोनों का एक दूसरे के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है और ये रिश्ता शहर और गांव के बीच की दूरियों को कहीं ना कहीं ख़त्म करता है। मेरा ये मानना है कि हर किसी को ये ख्याल रखना चाहिए कि जब वो कभी किसी दूसरे शहर में जाए तो वो किराए के घर को कुछ इस तरह से रखे जैसे वो उसका अपना घर है, और मकान मालिक भी किराएदारों को कुछ इस तरह रखें जैसे किराएदार उनका घर वाला है, उनके घर का एक मेंबर है। अगर आपने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसे एक्सपीरियंस देखे हैं, झेले हैं, तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, और मैं इंतज़ार करूँगा आपकी ईमेल का। कहानीवाला लड़का9@gmail.com मेरा ईमेल आईडी का पता है, जहां आप अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं। दिल में कोई बात होती है ना, कभी कभी शेयर करने का मन करता है कि यार नहीं, चलो जा करके बता देते हैं इस इंसान को, तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। कहानियों के ज़रिए हो सकता है उन किस्सों को आवाज़ मिल जाए, उन बातों को आवाज़ मिल जाए, हो सकता है मुझे जानने को कुछ नया मिल जाए, समझने को कुछ नया मिल जाए। तो ऐसी कुछ और कमाल की चीज़ें लेकर के हम पेश करेंगे अगले पॉडकास्ट में। फ़िलहाल अभी विदा लेने का वक्त आ गया है। आप अपना ख्याल रखिएगा, और अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने अपनों के साथ। मोहब्बत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत है तो ये पंकज जीना पॉडकास्ट की महफिल आबाद है। ये महफिल ऐसे ही आबाद रहे, हम ये दुआ करते हैं। चलिए, ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट मेरी जान।